नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी अपाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला के विषय में पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। आइए जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में। कवि परिचय है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। तो मात्र 16 वर्ष के वे जब थे तो शिक्षक बन गए थे, अध्यापक बने थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो प्रभा पत्रिका जो उस समय की मैगजीन थी, उसमें एडिटिंग उन्होंने शुरू की। एडिटर के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो उसका संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वे देशभक्त कवि थे और उनके विषय में ये प्रसिद्ध है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया तो 1920 में वे सबसे पहले गिरफ्तारी देने वालों में से थे। बच्चों, आप जान चुके हैं, जब आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा आजादी की लड़ाई के विषय में, तो 1857 का जो महाविद्रोह हुआ और उसके बाद जो एक क्रांति की लहर देश में दौड़ रही थी और उसके चलते जो समय समय पर अलग अलग प्रकार से आंदोलन भी किए गए और अंग्रेजों के प्रति अपना विद्रोह भी प्रदर्शित किया गया। तो उस विद्रोह की उस आंधी में आगे बढ़ने वाले 1920 में सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे, जिन्होंने आगे बढ़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सबसे पहले गिरफ्तार हुए अंग्रेजों के विरोध में। और इसी प्रकार 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था, उसमें भी सबसे पहले गिरफ्तारी देने वालों में से थे। तो इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने न केवल अपने काव्य से बल्कि अपने प्रत्येक कार्य से आजादी के महासंग्राम में हिस्सा लिया और अग्रणी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि वे एक देशभक्त कवि थे और प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, क्योंकि उनकी कविताएं स्वयं उन्होंने महसूस की जो भावनाएं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने काव्य रचना की और वही उनकी कविताओं में हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। जिस प्रकार से उनके मन में आजादी के लिए जो जज्बा था, जो भावनाएं थी, वही उनकी कविता में परिलक्षित होती हैं। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। तो शिल्प यानी कि गढ़ना, जिस प्रकार से कविता को लिखा जाता है, उसकी शैली, उसकी भाषा के बजाय वो उसके भावों पर अधिक महत्व देते थे, क्योंकि भाव द्वारा ही वो काव्य रचना करते थे, वही उनकी प्रमुखता थी। तो उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जो परंपरागत छंदबद्धता के अनुसार कविता लिखने की जो परंपरा थी, उसके स्थान पर उन्होंने एक अलग प्रकार की परंपरा का पालन किया। उन्होंने रचना के अनुकूल शब्दों का, जैसे शब्दों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई, ऐसे ही शब्दों को अपनी कविता में सम्मिलित किया। चाहे वे तत्सम है, तद्भव है या आम बोलचाल के देसी शब्द भी उन्होंने अपनी भाषा में सम्मिलित किए। और कुछ शब्दों में हम उर्दू, फारसी के शब्द भी देखते हैं। तो इस प्रकार से उनके विषय में आप जान चुके हैं। आगे जानते हैं हमारी कविता जो कि कैदी और कोकिला है, उसके विषय में। तो पाठ प्रवेश द्वारा जानिए। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती
कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। कैदी, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि कैदी अर्थात कैद में रहने वाला। तो कैदी जो कैद में रहता है, यहाँ पर कैद में रहने वाला कौन है बच्चों? यहाँ पर एक तरह से कवि समस्त भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि सभी भारतीय कैद में हैं और प्रमुख रूप से उन्होंने उन्हें चित्रित किया है जिस प्रकार की प्रताड़नाएं कैदियों को सहन करनी पड़ती थी जब अंग्रेज शासन में के समय में उन्हें जेल में बंद किया जाता था, और जो प्रताड़नाएं जो उन्हें अत्याचार सहन करना पड़ता था, उसके आधार पर उन्होंने इस कविता की रचना की है। और कैदी से तात्पर्य दोनों ही प्रकार से हम कह सकते हैं, कैदी जो जेल में कैद भारतीय थे या पूरा भारतवर्ष जो कि गुलाम था अंग्रेजों का। तो कैदी और कोकिला, कोकिला का शाब्दिक अर्थ हम कहें तो है कोयल। तो कैदी और कोकिला की क्या बातचीत है? तो यहाँ पर कवि ने अपने मन के भावों को कोकिला से यानी कि कोयल से कहा है और उसके माध्यम से अपनी पूरी कविता की रचना की है। तो कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है और यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, जो दुर्व्यवहार, बुरे व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो जिस प्रकार से अनेक अत्याचार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाते थे, उसका ये साक्ष्य प्रस्तुत करती है, अर्थात ये सर्टिफाई करती है कि इस प्रकार की प्रताड़नाएं हुई हैं, ऐसा भारतीयों को एक गुलाम भारत में सहन करना पड़ा है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं, कवि जेल में हैं और वो एकाकी हैं, अकेले हैं और उदास हैं। तो कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। तो इस प्रकार से केवल वे एक कोयल को ही संबोधित नहीं कर रहे, अपितु पूरे भारतवर्ष को, सभी भारतीयों को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि किसी को अंग्रेजी शासन के दौरान चुप नहीं बैठना बल्कि उनके प्रति विद्रोह का भाव प्रकट करना है, उनके प्रति इन अत्याचारों को सहन नहीं करना अपितु इनका विरोध करके दिखाना है। उनके अंदर एक ऐसी लहर, एक ऐसी उमंग पैदा करना चाहते हैं जो स्वतंत्रता के लिए काम आए और देश में आगे बढ़ते हुए जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, वो रुके नहीं, उनके कदम आगे बढ़ते चलें। तो कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। अब कोयल से जब बातचीत हो रही है और कोयल से ही वो संबोधित करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं, तो अलग अलग तरीकों से वो कोयल से बात कर रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि कोयल दुखी है, कोयल देश भर में हो रहे अत्याचार को लेकर, उनकी बेड़ियों को देखकर कोयल परेशान है, इसलिए वो रो रही है, चिल्ला रही है। आधी रात के समय कोयल क्यों इस प्रकार परेशान है, ऐसा कभी कई बार प्रश्न भी करते हैं। तो वो कहते हैं कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अर्धरात्रि अर्थात आधी रात। तो Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. कविता आरंभ करते हैं। कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो।
तो यहाँ पर कवि ने आज़ादी की उसी बात का जिक्र करते हुए कोयल को संबोधित किया है और पूछ रहे हैं क्या गाती हो, कि तुम क्या गाना चाहती हो, क्या गा रही हो। अनेक प्रश्न हैं, आप देख रहे हैं इस काव्यांश में विभिन्न स्थानों पर प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि कवि के मन में अनेक प्रश्न हैं। कोयल को देखकर, कोयल के उस आवाज को सुनकर कवि का मन चिंतित है। क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्यों रह जाती हो अर्थात क्यों रुक जाती हो, जब तुम गा रही हो, बोल रही हो तो क्यों रुक जाती हो, क्या अड़चन है ऐसी जिससे तुम थोड़ा सा कूकती हो। कोयल का बोलना क्या कहलाता है, कोयल की कूक, जो वो अब अपनी आवाज निकाल रही है, अपनी ध्वनि निकाल रही है, तो उस आवाज को क्यों रोक देती हो बीच बीच में, कि क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा अत्याचार हो रहा है, क्या लाती हो संदेश किसका है, कि किसका संदेश लेकर आ गई तुम। कोकिल बोलो तो, कि क्या संदेश लेकर आई हो, किसके लिए संदेश लेकर आई हो। जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद हैं, क्या उनसे कुछ कहना चाहती हो। इस प्रकार कवि के मन में अनेक प्रश्न कोयल को लेकर उठते हैं, क्योंकि वो एक विद्रोह की भावना उनके मन में है और इसी कारण से अनेक प्रश्न कोयल के लिए वो रख छोड़ते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब कवि यहाँ पर कोयल से बात करते हुए एक संवाद के रूप में स्थापित कर रहे हैं कोयल से, और अपनी जो वातावरण है जेल का, जैसे कि आपने सुना है काला पानी की सजा होती थी, सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है, उस स्थान पर काला पानी की सजा दी जाती थी। ये चित्र भी उसी वहीं से लिया गया है, आप देख सकते हैं चित्र में बिल्कुल अंधेरा है और जो खिड़की दिखाई दे रही है वहां पर जरा सी आप देख रहे हैं झिर्री सी है, मतलब बिल्कुल हल्की सी रोशनी वहां से आ सकती है। ऐसी बहुत छोटे से स्थान पर कैदियों को रखा जाता था और जिसमें रोशनी भी नहीं होती थी, तो बिल्कुल सीलन और बदबू सब इस तरह का वहां वातावरण था, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से दिखाई देती थी। तो वो कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब ऊंची काली, काली से तात्पर्य जो अंधेरी, यानी कि दीवारों के घेरे में अर्थात जेल में जो उनका रहने का स्थान है वो कैसा है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कि डाकू चोर और बटमार क्या होते हैं, जो रास्ते में चलने वाले लोगों का सामान छीन लेते हैं, उनको कहा जाता है बटमार। तो ठग भी कह सकते हैं हम, रास्ते में चलने वाले लोगों का सामान लूटने वाले। ठग चोर, तो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब क्या स्थिति है, कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार जिस स्थान पर डाकू चोरों को रखा जाता था, जो कि असामाजिक तत्व हैं, है ना, जो समाज के लिए बुरे कार्य कर रहे हैं, जहां उन्हें रखा जाता था, यहाँ राजनीति के संदर्भ में आजादी की चेतना को लेकर आगे चलने वाले जो हमारे इस समय के क्रांतिकारी वीर थे, उन्हें भी उन्हीं के साथ वैसे ही जेल में रखा जाता था। तो कवि आहत हैं इस बात से और वो कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जहां उनका डेरा है, जहां पे उन्हें रखा गया है, उसी स्थान पर इन्हें भी रखा जा रहा है, जो राजनीति के संदर्भ में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कि अत्याचारों की इतनी अधिकता है, इस प्रकार वो अत्याचार कर रहे हैं कि पेट भर खाना भी नहीं देते, उन्हें जीने के लिए भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, मरने भी देते नहीं, कि मरने भी नहीं दे रहे, कि अधमरा सा छोड़ा हुआ है कि ना जीने में है और ना मरने में है। तड़प रह जाना, अर्थात ऐसी तड़प जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है, क्योंकि उस विरोध में प्रताड़ना है, कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है,
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि जीवन जो है उस पर दिन रात कड़ा पहरा है, क्योंकि जो शासन में सरकार है, सत्ता में सरकार है, वो अंग्रेज सरकार के अनुसार ही उन्हें मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो कड़ा पहरा किसका है यहाँ? अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि ये शासन है, कोई शासन व्यवस्था है ये, कि ऐसी कोई व्यवस्था जो शासन कर रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्या वो शासन है? ऐसी शासन व्यवस्था होती है? या तम का प्रभाव गहरा है? तम अर्थात अंधेरा, अंधकार। तो क्या ये अंधकार जो है उसका प्रभाव गहरा है, कि अंधकार ही इतना ज्यादा है कि वो किसके ऊपर प्रभावी हो रहा है? शासन व्यवस्था के ऊपर। और अंधकार अर्थात जहां पर बुराई है, अंधेरे में क्या है कि लोग गलत काम करने से भी नहीं चूकते हैं ना, गलत कार्य हो जाते हैं, तो कुछ अशोभनीय हो रहा है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य यही है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि शासन व्यवस्था थोड़े ये, बल्कि ये कैसा है, यहाँ पर तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे का ही प्रभाव है। अर्थात जो शासन व्यवस्था है ये सभी गलत काम कर रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात चांद, चांद जो है वो भी चला गया, जिससे कि हमें क्या थी? आशा थी कि उसकी चांदनी, चांद की जो रोशनी होती है उसको चांदनी कहते हैं, तो उस चांदनी से ही थोड़ी सी हमें ऊर्जा मिल जाएगी, थोड़ी सी हमें चमक मिल जाएगी, उसकी रोशनी मिल जाएगी। बल्कि अब वो भी चला गया। तो क्या हुआ? हिमकर निराश कर चला। हिमकर ने हमें क्या कर दिया? निराश कर दिया, क्योंकि जो आशा थी, वो उम्मीद थी कि रोशनी आएगी, चमक आएगी, वो हमें नहीं मिली। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तो वो रात जो है वो भी काली है। इस समय कालीमा मई क्यों आली? तो तू भी इस समय जो कालीमा मई है, काले रंग की है। कौन? आली। आली अर्थात सखी। तो किस सखी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ कोयल की बात हो रही है, और कवि ने उसे ही सखी के रूप में संबोधित किया है कि हे सखी, तू क्यों इस समय, आधी रात के समय, इस काली रात्रि के समय यहाँ पर आई है? क्या कारण है तेरे इस प्रकार से बोलने का, तेरे इस चीख का क्या कारण है? आगे देखते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? क्यों हुक पड़ी? क्यों हुक पड़ी अर्थात क्यों दर्द से, टीस पीड़ा, हुक मतलब पीड़ा। क्यों पीड़ित हो गई तू? क्या हुआ तुझे? वेदना बोझ वाली सी। वेदना मतलब दर्द, कष्ट। तो जो ये दर्द भरी वेदना क्यों तुझे सहन करनी पड़ रही है? कोकिल बोलो तो, कि कोयल तुम कहो तो सही कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस प्रकार दर्द से चीख रही हो, चिल्ला रही हो? क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कि तुम्हारा क्या लुट गया, तुम्हारा क्या नष्ट हो गया? तुम तो क्या हो? मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल, मृदुल अर्थात कोमल, सॉफ्ट। तो मृदुल वैभव, मृदुल संपन्नता। कैसी संपन्नता? आप जानते हैं बच्चों कि कोयल
सी मीठी बोली कहा जाता है कि जो कोयल जैसी मधुर आवाज। तो यहाँ पर लेकिन कवि कह रहे हैं कि कोयल चीख रही है, कोयल चिल्ला रही है, तो वो मधुर आवाज उसकी कहाँ चली गई? जो उसका वैभव है, जो उसकी संपन्नता है, वो मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करती हो, तुम्हारी तो इतनी मधुर आवाज है, अब क्या हुआ? तुम क्यों इस प्रकार से हुक पड़ी? तुम क्यों पीड़ित हो गई? तुम क्यों दर्द से चीख रही हो? कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि क्या हो गया ऐसा कि तुम आधी रात को चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कि तुम आधी रात के समय चीख रही हो। इस सारे भारतवर्ष को गुलाम देखकर और कैदियों की दुर्दशा देखकर जो तुम चीख रही हो, उसका कारण क्या है? कारण तो यही है कि वो उन कैदियों की स्थिति देखकर चीख रही है। लेकिन कवि प्रश्न कर रहे हैं कोयल से कि क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो? बावली अर्थात पागल हो गई, कि तुम क्या पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल होता है जंगल की आग, जंगल में जब आग लग जाती है उसे कहते हैं दावानल। जंगल में लगी हुई आग, किस दावानल में, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो किस दावानल की, किस जंगल की तुम्हें आग ऐसी दिख रही है? ज्वालाएं, लपटें, ज्वाला अर्थात आग, आग की लपट, कि क्या तुमने किसी जंगल में ऐसी आग देख ली जिसको देखकर तुम भयभीत हो गई हो, तुम डर गई हो और चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो, कि तुम कहो तो सही कि क्या हो गया ऐसा। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। आप कभी कहते हैं कि क्या तुम जंजीरों का गहना नहीं देख सकती। आप देख रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर जो कैदी हैं उन्हें बांधा गया है जंजीरों से, पैरों में और हाथों में ये बेड़ियां हैं, गले में भी इस प्रकार से उनको बांधा जाता था लोहे की जंजीरों से, और उनको इसी प्रकार से इनको खींचना पड़ता था चलने के लिए, क्योंकि पैरों में बंधी हुई है वो लोहे की इतनी मोटी मोटी जंजीरें और हाथों में भी। तो उन्हें वो कहते हैं क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तुम इन जंजीरों को नहीं देख सकती। और कवि क्या कह रहे हैं? उन जंजीरों का गहना। गहना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कवि इसमें कोई अपने आप में शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे, बल्कि वो आजादी के लिए जिस कार्य को कर रहे हैं, आजादी के लिए जिस मार्ग पर वो हैं, उसे वो बहुत अच्छा मान रहे हैं, और उस जो बेड़ियां हैं उन्हें वो गहना मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन बेड़ियों को अपने देश को आजाद करवाने के लिए पहना है। तो वो कहते हैं देख ना सकती जंजीरों का गहना, जंजीरों का गहना, कि देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, कि हथकड़ियां नहीं है बल्कि ये क्या है, एक तरह से कटाक्ष किया जा रहा है, यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है ब्रिटिश राज के ऊपर, कि ये तो ब्रिटिश राज्य ने मुझे गहना प्रदान किया है, हमें गहने प्रदान किए हैं, ये आभूषण है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कि अब क्या कह रहे हैं कवि? अगली बात बता रहे हैं कि उस समय किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था कैदियों को, और कैसे भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था। अगले चित्र के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ पर ये कोल्हू का चित्र है, जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप एक व्यक्ति है जो इस डंडे को पकड़कर चल रहा है। तो इसके स्थान पर कोल्हू के बैल, आपने सुना होगा कोल्हू का बैल, कि कोल्हू जो है तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें इसके अंदर यहाँ पर जिसका तेल निकालना वो डाला जाता है। जैसे सरसों का तेल निकालना है तो वो सरसों यहाँ पर डाल दी, और इसको घुमाने से, इस डंडे को लेकर घुमाने से, उसका वो बार बार घूमने से वो मसल आ जाएगा और उसका तेल निकलेगा जो डाला गया है यहाँ पर। लेकिन वो बैल द्वारा, पशुओं द्वारा इस कार्य को कराया जाता था, बैल इस काम को करता था, लेकिन अत्याचार इतने अधिक किए जाते थे
कि वो तेल निकालने का काम कैदियों से करवाया जाता था और एक एक कैदी को 30-30 किलो तेल निकालना, लीटर तेल निकालना होता था। यदि वो नहीं निकालता था तो उनको फिर कोड़े मारे जाते थे, उनका अत्याचार किया जाता था। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि अब जो कोल्हू का चर्रकचू है वो उनके जीवन की तान बन चुका है, क्योंकि वो अंग्रेजों के सामने किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना चाहते, क्यों और अपने आजादी के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए वो किसी भी तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी विवशता नहीं सिद्ध करेंगे। तो वो कहते हैं कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब जो कोल्हू का चलना है, जो उसकी आवाज है, चर्रकचू जो कोल्हू के चलने से आवाज निकल रही है, उसके लिए कहा गया वो क्या बन गया, जीवन की तान, जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, कि गिट्टी पर जो पत्थर तोड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं अगले साथ ही एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर जिसमें पत्थर तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो भी करने से क्या हो गया, उंगलियों में निशान पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में वो इस प्रकार से पकड़ के इसको खींच रहे हैं। और मोट खींचना होता है कोल्हू का चरस खींचना। तो ये पकड़कर इस मोट एक मोट, एक तो ये खींचना हो गया, कोल्हू का चलना जो चला रहे हैं डंडे से, और दूसरा है कि एक चमड़े की बाल्टी की तरह से होता है और उसमें बहुत सारा पानी आ जाता है, जैसे कुएं से पानी लाया जाता है। तो इस प्रकार Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. चमड़े का डोल है, जिसमें चमड़े का डोल बहुत बड़ा होता है, वो मटका या बाल्टी से ज्यादा बड़ा, और वो भारी भी होता है। तो उसको भर कर पानी उनको लेना पड़ता था, जिसके लिए वो कहते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो पेट पर उस जुआ को लगाकर उससे भारी वो डंडे को पकड़कर पेट के तरफ और उसे खींचना पड़ता था कुएं से पानी निकालने के लिए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ब्रिटिश सरकार जो है उसकी अकड़ का कुआं मैं खाली कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं पेट पर जुआ लगाकर, उस डंडे को लगाकर, बैलों के कंधे पे रखे जाने वाली लकड़ी होती है, वो बैलों के कंधे पे रख के हल चलाते हैं ना, जिससे उसको बोलते हैं जुआ। तो उसको वो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं कैदियों से, और उसको पकड़कर उसको पेट के बल से खींच रहे हैं। इस प्रकार से पानी खींचने से वो फिर भी उस काम को कर रहे हैं और कहीं उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने विरोध को दर्शा रहे हैं और कहते हैं कि खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उसके कुएं को मैं खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि दिन में क्यों करुणा जग रही है, कि दिन में करुणा नहीं जगती, रुलाने वाली। क्या तुम दिन में अपना गाना नहीं गा सकती? कोकिला से, कोयल से बात कर रहे हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं ऐसे चीखती चिल्लाती, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस चीख पुकार से हम और अधिक परेशान हो जाएंगे? जो प्रताड़नाएं हमें दी जा रही हैं, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसीलिए तुम रात के समय अपना चित्कार हमें सुना रही हो। आली मतलब सखी, हे सखी,
तो तुम इसी कारण से रात के समय आकर, रात्रि में आकर अपना जो दर्द भरा ध्वनि है, दर्द भरी ध्वनि है, उसे तुम हमें सुना रही हो, उस चित्कार को सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों? क्यों इस शांत समय, रात्रि का समय शांत हो जाता है क्योंकि सभी अपनी दिनचर्या से थक कर सो जाते हैं और सभी जगह शांति छा जाती है। तो कह रहे हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद। अंधकार को भेद मतलब अंधकार को चीरती हुई जो ध्वनि तुम्हारी आ रही है, रो रही हो क्यों? क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, कि चुपचाप ये मधुर विद्रोह का जो बीज है, ये जो विद्रोह का बीज तुम पैदा करना चाहती, उस बीज को बोना चाहती हो, इस भांति क्यों बो रही हो रात के समय? कोकिल बोलो तो, कि चुपचाप ये लोगों के मन में विद्रोह का बीज भरा जा रहा है क्योंकि तुम्हारी ध्वनि में इतनी पीड़ा है कि जिसे सुनकर भी लोगों के मन में, भारतीयों के मन में आजादी के लिए वो उमंग पैदा हो सकती है। तो वो, लेकिन तुम रात्रि के समय ऐसा बीज क्यों बो रही हो? तो जो पंक्तियां अब तक हमने पढ़ी उनका शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य बताने के लिए हम शिल्प और भाव सौंदर्य की चर्चा भी कर लेते हैं। इन पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सरल, प्रवाहपूर्ण और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है। सरल भाषा है, प्रवाहपूर्ण मतलब एक फ्लो में, एक प्रवाह में कवि अपनी बात को कह रहे हैं, और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है, अर्थात चित्रात्मक भाषा कि जिस भाषा को सुनकर हमारे मन में एक चित्र से उभरते हैं, एक सीन जैसा क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते हैं चित्रात्मक भाषा। तो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। चंद्रमा और कोयल के साथ कवि ने मानवीय संबंध स्थापित किया है क्योंकि कोयल के साथ ही वो अपना संवाद कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसी को ही वो संबोधित कर रहे हैं। तो रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो अर्थात रिपीटिशन हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। स्वर मैत्री का सुंदर प्रयोग है। तुकांतता के कारण कविता का प्रभावशाली चित्रण है। तुकांतता यानी कि राइमिंग से जो अंत हो रहा है कविता का, की पंक्तियों का, तुकांत अर्थात तुक से अंत होना, यानी कि एक राइमिंग लाइंस आ रही हैं। प्रश्न शैली का मार्मिक प्रयोग है। प्रश्न शैली जैसा कि कवि बार बार कह रहे हैं, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं वो। वेदना बेज वाली सी तथा मृदुल वैभव की रखवाली सी में कोयल के लिए प्रयुक्त दोनों उपमान सार्थक और सटीक स्थापित हुए हैं। अकड़ का कुआं और विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है क्योंकि अकड़ का कोई कुआं नहीं हो सकता, अपितु उस कुएं, अकड़ के ऊपर कुएं का जो अभेद आरोपण किया गया है ना। अकड़ मतलब जो किसी से ऐसे, अकड़ एक भाव है ना, अकड़ कर दिखाना, तो वो अकड़ के ऊपर किसका आरोप कर दिया? यहाँ कुएं के समान बता दिया गया कि अकड़ का कुआं और विद्रोह का बीज। इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब भाव सौंदर्य है इन पंक्तियों का। जेल की कठिनाइयों का अत्यंत सजीव, कारुणिक और यथार्थ चित्रण है। कारावास के नारकीय जीवन को देख कोयल का करुणा से भर जाने का चित्रण मार्मिक प्रभाव डालता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का प्रभावशाली वर्णन और क्रांतिकारियों द्वारा झेली गई अमानवीय यातनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। भारतवासियों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने में सक्षम पंक्तियां हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं कविता की। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब वो कह रहे हैं कि काली तू किसके लिए संबोधित है? यहाँ पर किसके लिए कहा गया? कोयल के लिए। काली तू रजनी भी काली, रजनी अर्थात रात्रि, रात, तो रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश सरकार काम कर रही है वो भी काले हैं। काले अर्थात जो गलत काम है वो कर रही है। काली लहर कल्पना काली, कि काली ही लहर चल रही है सब जगह,
और कल्पना कल्पना भी हमारी काली होती जा रही है। मेरी काल कोठरी काली, की काल कोठरी की जो सजा मिली हुई है वो भी काली ही है, क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। टोपी काली कमली काली, कि मेरी टोपी भी काली है और कमली जो कंबल मिला हुआ है कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, कि मेरी जो लोहे की श्रृंखला है, जो बेड़ियां हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली होता है सर्पिणी, तो सर्पिणी जैसे नागिन जो है। और पहरे की हुंकृति, पहरे पहरे पहरेदार, जो पहरेदार हैं जेल के, वो उनकी जो हुंकार है, हुंकृति हुंकार, उनकी जो हुंकार है वो भी कैसे लग रही है कवि को, जैसे वो सर्पिणी जैसे फुफकारती है नागिन, उस प्रकार से जो हुंकृति है तिस पर है गाली, वो ऐसे लग रही है कि गाली के समान प्रहार कर रही है उनकी जो हुंकार है। ए आली, हे सखी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये पहरेदार बैठे हैं उनका जो बोलना है, उनकी जो हुंकार है वो एक सर्पिणी की, नागिन की भांति प्रतीत हो रही हैं और गाली के समान हमें लग रहे हैं। गाली अर्थात अपशब्द, बुरे शब्द जो कहे जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, कि इस काले संकट सागर पर, कि जो काला संकट सा छाया हुआ है सारे देश पर, जो ये गुलाम हमारा देश हो गया है, इस संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, तुम ऐसे मदमाती हो कि और ऐसे सभी जो देशवासी हैं इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं, तुम अपनी कुछ बातें कहो, तुम बोलो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि जो तुम्हारे चमकीले गीत हैं, जो तुम्हारी आवाज है, उसको क्यों तुम तैरा रही हो, क्यों इस प्रकार तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कि कोकिल कुछ तो कहो। तुझे मिली हरियाली डाली, अब यहाँ पर कवि तुलना कर रहे हैं अपनी परिस्थिति और कोयल की परिस्थिति में, और कह रहे हैं तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है क्योंकि तुम जेल से बाहर हो और मैं जेल के अंदर हूं। मुझे नसीब कोठरी काली, कोठरी जो काल कोठरी है, जेल की जो कोठरी है, उसके लिए वो मेरे नसीब में है, वो मेरी किस्मत में है, क्योंकि मैं कोठरी के अंदर हूं और तुम बाहर हो। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा तो संचार, तुम्हारा आना जाना सारे आकाश भर में है। नभ मतलब आकाश, आकाश में तुम घूम रही हो, विचरण कर रही हो, उड़ रही हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो कैसा संसार है, मेरी दुनिया ही उस 10 फुट में समा गई है, क्योंकि उस 10 फुट की जो वो कोठरी है उसके बाहर मैं नहीं जा सकता, मुझे वहीं पर काम करना है, मुझे वहीं रहना पड़ रहा है। तो मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ अबे वाह, रोना भी है मुझे गुना, कि तेरे गीत वाह कहलाते हैं, अर्थात उनकी वाहवाही होती है, लोग उन्हें सुनते हैं तुम्हारे बोलने को तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन रोना भी है मुझे गुना, और मैं तो रो भी नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकते, क्योंकि इस प्रकार रोने से जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें लगेगा कि भारतीय जो है वो बिल्कुल टूट चुके हैं, तो उनके सामने वो टूटना नहीं चाहते, अपितु विद्रोह प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, कि तेरी मेरी जो विषमता है, तेरा मेरा जो डिफरेंस है, तेरा मेरा जो अंतर है, वो बजा रही तिस पर रणभेरी, की उस पर भी रणभेरी युद्ध का नाद बज रहा है। क्यों बज रहा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जा रही है कि भारतीयों पर चाहे कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation.
In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.